Good morning, everyone. Very good morning, sir. Nice to see you, sir. सब बोले. Nice to see you, sir. Same here. How are you, sir? I'm fine, and you? I'm fine, sir. खासा. How's your life, sir? It's good. And your life? It's awesome. Awesome. Actually, I already have written some of the sentences over here. शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे. टोटल काउंटिंग में कितने हैं हमारे पास? 31 टोटल है हमारे पास. 31 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. ये कुछ मिसलेनियस है. इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स की भी बात होगी, इसमें इडियम्स की भी बात होगी और कुछ जेन्युइन स्ट्रक्चर्स की भी बात होगी. सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए. क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर बीन टू अमेरिकन या अमेरिका? यहाँ पर एक सेंटेंस है कि हैव यू एवर बीन टू अमेरिका. चूंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं हैव यू एवर को, कि अगर आप किसी से उसका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि कभी आपने ये काम किया है. फॉर एग्जांपल अगर आप पूछते हो कि कभी आप अमेरिका गए हो, चूंकि यहाँ पे जाने की इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, केवल बीन लिखा हुआ है. मैंने आपको पहले भी बताया था बी का मतलब कहीं होना या कुछ बनने की बात आती है. कहीं पर होने का मतलब भी बी होता है. अगर आप ये पूछना चाहते हो कि सर कभी आप अमेरिका गए हो, तो डायरेक्ट सेंटेंस आपका बनता है हैव यू एवर बीन टू अमेरिका. क्या बनता है? अगर आप अमेरिका गए हो तो आपका जवाब, अगर कभी नहीं गए तो नेवर, यानी कि आई हैव नेवर. आई नेवर बीन टू अमेरिका. क्या बोला गया? अब ये जो नेवर है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नेर. क्या बोलते हैं? एवर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चूंकि एर जो होता है वो क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता है लेकिन आंसर में नहीं दिया जा सकता है. अगर आपसे कोई पूछे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, तो आप अगर कहना चाहते हो कि मैं 2 बार गया हूं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आई हैव एवर बीन टू अमेरिका ट्वाइस, जो कि गलत हो जाएगा. आपका जवाब होगा आप बीन टू अमेरिका ट्वाइस. क्या होगा? और अगर कभी नहीं गए तो क्या बोलोगे? आप नेवर बीन टू. इसमें एक काम करते हैं, अमेरिका तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कानपुर की बात कर लेते हैं. नहीं सर, अमेरिका से सीधा कानपुर पटक दिया आपने हमें. हाँ, कानपुर पूछ लो. क्या सर कभी आप कानपुर गए हो? क्या कभी आप बनारस गए हो? क्या मथुरा गए हो कभी? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप डेस्टिनेशन बता रहे हो, क्या कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं. अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर कभी आप मुसीबत में पड़े हो, कभी आप मुसीबत में पड़े हो, तो यहाँ पे टू की जगह हो जाएगा इन. क्या आ जाएगा? हैव यू एवर बीन इन ट्रबल. क्या बोलोगे? फिर से बोले. ये जितने लोग जेब में हाथ डालकर बैठे हुए हैं सब बाहर निकाल लें जेब से, वरना कल से कंबल लेकर आया करें अपना अपना. यस, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल. क्या बोलोगे? बिल्कुल सही. मैंने कहा मैं कभी मुसीबत में नहीं पड़ा. आप नेवर बीन इन ट्रबल. आप नेवर बीन इन ट्रबल. क्या बोलूंगा? नेवर और एवर को कॉम्बाइन कर सकते हैं. आप नेवर एर बीन इन, बोल के बताओ. बिल्कुल सही. तो हैव यू एवर बीन समवेयर, हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, जो जगह आप बोलना चाहते हैं, या इन. जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर कभी आप मेरे स्कूल में आए हो, तो यहाँ प्रपोजिशन देखिए क्या आएगी. टू माई स्कूल, इन माई स्कूल. हैव यू एवर बीन इन माई स्कूल. क्या बोलेंगे? इन हटा दो. ऑन पोडियम. कभी पोडियम पर आए हो? हैव यू एवर बीन ऑन पोडियम. क्या बोलोगे? इन पोडियम, ऑन पोडियम. देख लो, क्या पता कुछ हो इन पोडियम बोल रहे हो. तकलीफ बहुत होगी जाने में, कोई दिक्कत नहीं है. हैव यू एवर बीन ऑन पोडियम. क्या बोला गया? यस, हैव बीन ऑन पोडियम मेनी टाइम्स. क्या बोला गया? आप बीन ऑन पोडियम. अगला यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पढ़ दीजिए. क्या लिखा हुआ है? टिट फॉर. यहाँ पर टिट फॉर टैट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जैसे को तैसा. भाई जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसको वैसा ही जवाब दिया जाता है. अगर आप कहते हो कि भैया मैं तो जैसे को तैसा हूं, तो आई एम टिट फॉर टैट. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. उसने कहा भाई मैं नहीं हूं. जोर से बोलो. आई एम नॉट टिट फॉर टैट. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. बिल्कुल सही. अगर आप कहना चाहते हैं कि सर मत बनिए जैसे को तैसा, अब बनने की बात आ गई, फिर से भी आ गया. डोंट बी टिट फॉर टैट. क्या बोलोगे? मैंने कहा मैं एग्री नहीं करता. आई डोंट एग्री. क्या बोलेंगे? मैं तुमसे सहमत नहीं करता. आई डोंट एग्री. आई डोंट एग्री विद यू. क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि सर मैं हूं तो हूं. आई एम टिट फॉर टैट. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. आई एम. और अगर कहना चाहते हो कि अगर मैं हूं तो हूं, तो इंग्लिश में इफ आई एम सो आई एम. इफ आई एम सो आई एम. क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही. तो यानी कि मुझे पसंद है टिट फॉर टैट होना. आई लव टू बी टिट फॉर टैट. क्या बोलूंगा? फिर से बोले.
वैसे ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार डोंट बी टेट फॉर टैट, बिकॉज अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। क्या ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम? वो बुरा बुला कह के हमसे चला गया और हम उसको छोड़ दें? हालांकि कई लोग पलाइट होते हैं, कई लोग मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि यार जो हुआ सो हुआ, बीती बातों पे मट्टी डालो। इंग्लिश में बोलते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्या बोलोगे? फिर से बोले। ठीक है, मैं तो हूँ, मैंने कह दिया मैं हूँ, मैं टेट फॉर टैट हूँ। क्या बोलूंगा? अगला इडियम देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया आपका, फिर से पढ़िए। यहाँ पर ये कैट की बात हो रही है। कैट तो आप जानते ही होंगे। हैज द कैट गॉट योर टंग, ये एक तरह का इडियम है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ भाई कैसे बोलती बंद हो गई तेरी, अब क्यों चुप हो गया? कई लोग बहुत बहुत चबड़ चबड़ कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले तो तू, अब क्यों चुप हो गया? सांप सूंघ गया क्या? सांप सूंघ गया। ये इडियम है कि भाई अगर आप किसी से कहते हो क्या तुझे सांप सूंघ गया, अब इसमें आप लिटरल तो बना नहीं सकते कि हैज द स्नेक स्मेल्ड यू। वो कह रहा व्हाट द हेल इट इज, हैज द स्नेक स्मेल्ड यू। यहां पर एक इडियम बनाइए, हैज द कैट गॉट योर टंग। क्या बोलेंगे? आप चाहें तो इसको यहां से उठा सकते हैं। क्या सांप सूंघ गया? कैट गॉट योर टंग। क्या बोलोगे? फिर से बोले, फिर से बोले। मैंने कहा आप बोल, नाउ स्पीक। क्या बोलेंगे? जो बोल रहा था, What you were speaking। क्या बोला? क्या सांप सूंघ गया क्या? फिर से बोले। बिल्कुल सही। ये कुछ ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोल देते हैं। अगर रोजाना बोलने वाले सेंटेंसेस हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको रोजाना बोलने भी चाहिए। अगर किसी सेवरल टाइम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हाउ टू रिमेंबर दीज सेंटेंसेस, बस सुबह में 5 से 10 मिनट अपनी नोटबुक को रिवाइज कर लीजिए एंड देन आफ्टर आपको ये रिवाइज करने के बाद ये पूरे की पूरे मेमोराइज हो जाएंगे आपको। वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप किसी से बोलेंगे। मैंने कहा सांप सूंघ गया, एज अ कैट गॉट योर टंग। क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि भैया हाँ मुझे सांप सूंघ गया। हाँ, कैट हैज गॉट माई टंग। क्या बोलूंगा? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, द बॉल इज इन माई कोर्ट। इसका मतलब आपने सुना भी होगा कि कभी कभी मामला हमारे पक्ष में होता है। सुना है? भैया मामला मेरे हक में है, जज साहब मेरे, वकील साहब मेरे, अदालत मेरी, कानून मेरा, मामला मेरे हक में है। द बॉल इज इन माई कोर्ट। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि मामला तुम्हारे हक में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बिल्कुल सही, हिज लगा दो। द बॉल इज इन हिज कोर्ट। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। कोर्ट माने आप पाला जानते, पाला होता है। पाला मतलब मैंने कहा कि सर ये मेरे पाले में है, बॉल मेरे पाले में है। द बॉल इज इन माई कोर्ट। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। आगे लिखिए, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है एज, पढ़ के देखिए। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं आप। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएगा वही पाएगा। सो माने मैंने आपको बताया था बीज बोने को बोलते हैं, फसल काटने को हम बोलते हैं रीप। क्या बोलते हैं? तो एज यू सो सो शैल यू रीप। क्या बोलेंगे? इस तबैसी भरनी। तो देखो हमने हिंदी बोल दी है, मजा आ रहा है सबको है। हाँ, तो एज यू सो सो शैल यू रीप। क्या बोलोगे? इसके बाद लिखा हुआ है नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। पढ़िए। अच्छा, कभी एक हिंदी में कहावत सुनी, चिराग तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। बस वही मतलब होता है। इसका मतलब है नियरर द चर्च, तुम चर्च के तो पास हो, यानी कि गिरजा घर के तो पास हो, लेकिन स्वर्ग से दूर हो। यानी कि तुम्हें अनुभूति हो रही है स्वर्ग से दूर होने की, भगवान के समीप होकर भी। यानी कि तुम्हारे वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, कि एक शिक्षक बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा पाता है। ये एक प्रॉब्लम है समाज की कि एक शिक्षक दुनिया में ज्ञान बांट दिया लेकिन बच्चों को ज्ञान नहीं बांट पाया। एक डॉक्टर दुनिया का इलाज कर दिया, कई बार अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। वहीं पुलिस वाले क्राइम बहुत जगह खत्म कर देते हैं लेकिन अपने ही घर में क्राइम चल रहा है उनके। इसी को बोलते हैं कि भैया कि ये जो कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, इंग्लिश में बोला जाता है नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। क्या बोलूंगा? अच्छा, ये नियर द चर्च है कि नियरर? नियरर द चर्च। अब जैसे मैं अपने लिए बोलना चाहता हूँ सेंटेंस में, मैंने कहा कि सर मैं चर्च के तो पास हूँ लेकिन स्वर्ग से दूर हूँ। आई एम नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। क्या बोलूंगा? मतलब मन की शांति भगवान के समीप बैठकर भी नहीं है, मंदिर जाकर भी मन शांत नहीं है। आई एम नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। आई एम नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। आगे लिखा हुआ है डोंट लिव इन फूल्स पैराडाइज। क्या लिखा हुआ है?
फूल्स पैराडाइज होता है मूर्खों की दुनिया, सुनी होगी आपने? What happened? It's windy. Shut the window. हाँ, तो मैंने कहा कि सर डोंट लिव इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खों की दुनिया। मूर्खों की दुनिया का मतलब आप जानते ही हैं कि कई बार हम दिन में हसीन सपने देख रहे होते हैं और कहा जाता है कि सर मेहनत करना ज़्यादा सही है बजाय मूर्खों की दुनिया में रहने से। इंग्लिश में बोला जाता है इट्स बेटर टू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे? देन लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। देन लिविंग इन इट्स बेटर टू वर्क हार्ड देन लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। क्या बोलोगे? कई लोग तो बस वहीं पर हो गए, तो खत्म हो गया ना, बस इतना काफी था ना। हाँ, तो पहले मेरे साथ बोलो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड। क्या बोलोगे? देन लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। यस, सिट प्रॉपर्ली। हाँ, तो मैंने कहा कि सर मत रहिए मूर्खों की दुनिया में। डोंट लिव इन फूल्स पैराडाइज। क्या बोलोगे? यू स्टैंड अप। डू यू लिव इन फूल्स पैराडाइज? Do you believe in practicals? I believe in practicals. Do you believe in working hard? I believe in working hard. Do you believe in hard work? I believe in hard work. What do you say that it's better to live in? It's better to work hard than living in fool's paradise. Yes, it's better to work hard than living in fool's paradise. Than living in fool's paradise. Have a seat. आगे देखिए लिखा हुआ है don't be a killjoy. Killjoy और spoil sport. ये दोनों का मतलब सेम होता है। इसको हम बोलते हैं कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी सुना होगा? Yes, sir. वैसे कबाब खाया कभी? Yes, sir. अच्छा अच्छा, वो वेज कबाब खाया होगा। अच्छा, मैं मतलब उसमें तो खैर हड्डी मिलेगी ही नहीं तुम्हें भाई। हाँ, कबाब में हड्डी जो नॉनवेज से बना होता है कबाब, उसमें अगर हड्डी आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम तो कबाब में हड्डी हो, यू आर अ किल जॉय। क्या बोलूंगा? तुम हमेशा आते हो और सारे मामले को खराब करके चले जाते हो। यार मत बनो, डोंट बी अ किल जॉय। क्या बोलोगे? फिर से बोले। वैसे आर यू अ किल जॉय? आई एम नॉट अ किल जॉय। क्या बोलूंगा? अच्छा, डू यू लव टू बी अ किल जॉय? आई डोंट लव टू बी अ। इसीलिए कहा गया है डोंट बी अ किल जॉय। मत बनो कबाब में हड्डी। डोंट बी अ किल जॉय। क्या बोलोगे? या डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। दोनों का मतलब सेम है। अब किल और जॉय को अगर आप अलग अलग कर देते हो तो जॉय माने मजा, किल माने मारना होता है। यार तुम मेरा मजा मार रहे हो, यू आर किलिंग माई जॉय। क्या बोलूंगा? तुम चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। क्या बोला? तुम मेरा मजा किरकिरा करने को बोलते हैं मार द प्लेजर। यू आर मारिंग द प्लेजर। क्या बोलूंगा? देखिए सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डोंट मार द प्लेजर का मतलब होता है मजा किरकिरा करना। मजा किरकिरा करने का मतलब खाने में आप दाल खा रहे हो, दाल मजा आ रहा है खाने में, अचानक से मुंह में कंकड़ आ गया, अब बताइए दाल खाने का मजा आएगा? अंडरस्टूड है यार, सारा मजा किरकिरा हो गया। इस कंकड़ की वजह से पूरी दाल का टेस्ट बदल गया। यानी कि इट हैज मार्ड द प्लेजर। माँ की सेकंड फॉर्म होती है मार्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है मार्ड। इट हैज मार्ड द प्लेजर। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बिल्कुल सही। आगे आते हैं, इधर इस वाले स्लैब पर चलते हैं। इस पर लिखा हुआ है 10th नंबर का सेंटेंस पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? You are late by 5 minutes। यहाँ पर इस बाय का मतलब क्लियर हो रहा होगा, यानी कि तुम 5 मिनट लेट हो। अगर आप इसको ऐसे ना बोलकर ऐसे बोले यू आर 5 मिनट्स लेट तो भी सेंटेंस सही है। मैंने कहा कि तुम लेट हो 5 मिनट से, यू आर लेट बाय 5 मिनट्स। क्या बोला गया? अगर आप अपने मोबाइल में ट्रेन के टाइमिंग को अब चेक करें तो ऐसी तरह से उसमें मेंशन होता है दिस ट्रेन इज लेट बाय 20 मिनट्स, दिस ट्रेन इज लेट बाय 10 मिनट्स, दिस ट्रेन इज लेट बाय हाफ एन आवर। तो अगर कोई चीज लेट होती है और उसका समय हमें पता है तो मैंने कह दिया कि भाई तुम लेट हो 5 मिनट, यू आर लेट बाय 5 मिनट्स। क्या बोला गया? फिर से बोले। कई बार हम क्षमा मांग लेते हैं, सर मैं क्षमा चाहता हूँ लेट होने के लिए, सॉरी फॉर बीइंग लेट। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। और अगर आपको ऑलरेडी पता है, अंडरस्टूड है कि आप बहुत लेट हो गए, सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। देखिए सॉरी बोलना इज नॉट अ बिग डील, बोल देना चाहिए अगर कोई गलती है तो ठीक है, लेकिन आप फिर भी कई बार ईगो वाली बात आ जाती है कि आई डोंट लव टू से सॉरी। ठीक है, आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस, हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, व्हाई टू बी सॉरी। लेकिन लेट हूं तो बोल दो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। आगे लिखा हुआ है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रथ। क्या लिखा हुआ है?
बिल्कुल सही। अब ये आप सोच रहे होंगे ब्रत होती क्या है? ब्रत होता है जिसे हम सूप बोलते हैं, शायद आप सूप को जानते होंगे, एक ग्रेवी टाइप। करी जानते हो? करी, ग्रेवी जानते हो, सूप भी जानते ही होंगे। बिल्कुल सही। इसका मतलब टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अगर मैं 5-6 लोगों से कहता हूं तुम एक जगह पर एक ही बर्तन में सूप बनाओ, तो वो सूप कभी अच्छा नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि वो 5 लोग अपने अपने आइडियाज उसमें डाल रहे हैं और वो आइडियाज के चक्कर में टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। इसका मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, ज्यादा लोग, जितना ज्यादा लोग होंगे एक काम को करने में, काम जल्दी हो तो जाएगा लेकिन काम खराब हो जाएगा। कोई नमक डाल के चला गया, कोई ब्लैक पेपर डाल के चला गया, कोई उसके अंदर मिर्ची डाल के चला गया, पता ही नहीं चल रहा क्वांटिटी क्या चाहिए हमें। तो मैंने कहा कि सर ज्यादा लोग मिलकर काम को खराब कर देते, सत्यानाश कर देते हैं। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। क्या बोलेंगे? जैसे अब हम लोग जीडी कर रहे हैं, तो जीडी विल बी वेरी मच हेल्दी एंड फ्रूटफुल व्हेन देयर आर 10 और 20 कैंडिडेट्स। अगर 10 से 20 लोग हैं तो जीडी अच्छा निकल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी में मैं 2-3 लोगों को खड़ा कर लेता हूँ, तुम भी यही पढ़ाओ, मैं भी यही पढ़ाऊंगा, तुम भी भाई यही पढ़ाओ, तो क्या लग रहा है चैप्टर अच्छे से होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, किस पे फोकस करें भाई हम। इसीलिए कहा जाता है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। बिल्कुल सही। ये वाला आपने पढ़ा भी होगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हरी मेक्स करी। क्या बोलेंगे? जल्दी का काम शैतान का और खराब हो जाता है, जल्दी का काम सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं डोंट मेक हेस्ट। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है तो उससे आप बोलते हैं डोंट मेक हेस्ट। वैसे तो नॉर्मली आप क्या कहते हैं, सपोज आपको कहीं जाना है शादी वगैरह में, आप तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी गॉट रेडी, कोई सामने वाला तैयार नहीं हुआ है तो आपने उससे कहा जल्दी करो, हरी अप। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। हरी अप को आप बोल सकते हैं मेक हेस्ट। क्या बोलेंगे? वरना हम लेट हो जाएंगे, विल गेट लेट। क्या बोलेंगे? या फिर विल बी लेट। दोनों तरीके आपके पास है, विल गेट लेट, विल बी लेट, विल गेट लेट, विल बी लेट। तो मैंने कहा जल्दी करो, हरी अप। क्या बोलेंगे? या फिर बोलोगे मेक हेस्ट। क्या बोलोगे? फिर से बोले। लेकिन कई लोग जल्दबाजी करते हैं। सपोज यू आर अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल एंड यू सेड टू स्टूडेंट्स टू राइट समथिंग, तो आप अपने स्टूडेंट्स को यही बोलोगे भाई जल्दबाजी ना करना, डोंट मेक हेस्ट। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। क्योंकि जल्दी का काम सत्यानाश हो जाता है। बिकॉज हरी मेक्स करी। क्या बोलोगे? बिकॉज हरी मेक्स। जैसे आप बिकॉज बोलते हैं तो बिकॉज को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? कज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, कई लोग इसको कॉज भी बोलते हैं, CAUSE, लेकिन वो कॉज अलग होता है। कॉज माने कारण होता है किसी चीज का। कॉज माने कारण होता है कि तुम्हारे झगड़े का कारण क्या था, उसके गिरने का कारण क्या था, वजह क्या थी, वो कॉज अलग हो जाता है। वो कॉज का चैप्टर किसी दिन हम बाद में बात करेंगे। कॉज ऑफ समथिंग, कॉज फॉर समथिंग, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कज। क्या बोलेंगे? कज। क्या बोलेंगे? बिकॉज से बेहतर कज है। जैसे मैंने कहा कि सर डोंट मेक हेस्ट कज हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक तो ये भी तरीका है बोलने का। या फिर डोंट मेक हेस्ट कज हरी मेक्स, हरी मेक्स, या बिल्कुल सही। तो हमारे पास सेंटेंस क्लियर हो गया, हरी मेक्स करी। गॉट द पॉइंट? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला 13 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? He is fighting a lone battle। इसका मतलब होता है कभी कभी जिंदगी में हमें अकेले खुद लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। मैंने कहा कि कोई नहीं है उसके साथ, वो अकेली लड़ाई खुद लड़ रहा है। He is fighting a lone battle। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैंने लक्ष्मीबाई के बारे में बात करी, मैंने कहा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना ही होगा। उनके अपने भी उनके अपने नहीं थे, धोखा अपने ही देने वाले थे। क्योंकि जिंदगी में यही होता है, जो धोखा देने वाले होते हैं वो ज्यादातर अपने ही होते, पराये नहीं होते। हाँ यस हाँ। तो मैंने यही कहा कि भैया उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई अकेली लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी पास्ट में, फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट। रानी लक्ष्मीबाई फॉट अ लोन बैटल। रानी लक्ष्मीबाई फॉट अ लोन बैटल। क्या बोलूंगा? मैंने कहा मैं अकेली लड़ाई लड़ रहा हूं या मैं अकेली जंग लड़ रहा हूं, तो आई एम फाइटिंग अ लोन बैटल। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बैटल आप जानते हैं, बैटल फील्ड आप जानते ही होंगे, बैटल ग्राउंड आप जानते हैं, युद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा। बैटल, बहुत सारे बैटल, हमारे हिंदुस्तान की भूमि तो बैटल बैटल बैटल, बहुत सारे बैटल हो चुके हैं यहाँ पर। यस आगे पढ़िए। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या लिखा हुआ है?
स्पिल्ड मिल्क यानी कि बिखरा हुआ दूध, डोंट क्राई ओवर दैट, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि सर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना होगा भाई, चिड़िया अगर खेत चुग गई तो क्या पछताने से कोई फायदा? नहीं सर, मैं रेड बुल पीऊंगा, अब मैं भी विंग्स निकालूंगा और चिड़ियों के पीछे भागूंगा, मारूंगा एक एक करके। क्या कुछ कर लोगे तुम क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या बोलेंगे? फिर से बोलें। वैसे कई बार इसको ऐसे भी नॉर्मली भी बोल सकते हैं। मैंने कहा भैया अब तो चिड़िया उड़ गई, बर्ड हैज फ्लोन। क्या बोलेंगे? मैंने कहा अब रोने से कोई फायदा नहीं है, नाउ स्टॉप क्राइंग। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या बोलेंगे? देखिए स्पिल का मतलब होता है फैला हुआ, जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है किसी चीज को फैलाना, उससे स्पिल नहीं बोलते, उससे बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपने बाल्टी में पानी लिया और सड़क पर फैला दिया, रैंप पर फैला दिया, फर्श पर फैला दिया, तो यू आर स्प्रेडिंग वाटर। क्या बोलोगे? लेकिन आपसे फैल गया तो वाटर इज स्पिल्ड। क्या बोलोगे? समझ रहे हैं बात को? किसी चीज का फैलना या किसी चीज को फैलाना, दोनों में अंतर है। फैलाने का मतलब हो गया स्प्रेड। जैसे मैंने कहा कि सर मैं अपने इंस्टीट्यूट को फैला रहा हूं, आई एम स्प्रेडिंग माई इंस्टीट्यूट। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही, पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। आई एम स्प्रेडिंग माई इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम स्प्रेडिंग माई लेक्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू यूट्यूब, अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू यूट्यूब। अक्रॉस का मतलब यानी कि पूरी दुनिया को अक्रॉस करते हुए मैं अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूं, तो इसी चीज को बोलते हैं स्प्रेड करना। जैसे आप चादर बिछा रहे हो, चादर बिछाने को भी आप बोल सकते हो स्प्रेड द शीट। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। बिल्कुल सही, बेडशीट जिसे आप बोलते हैं स्प्रेड द बेडशीट। क्या बोला गया? बिल्कुल सही। मैंने कहा कवर को फैला दीजिए, स्प्रेड द कवर। क्या बोला गया? फिर से बोले। अब क्या कवर स्पिल हो सकता है? कवर नीचे गिरा और फैल गया है, ये कैसे हो सकता है? कवर, बेड कवर इज स्पिल्ड। पागल हो गया क्या? जो चीज फैल सकती है वो केवल वही फैलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब विद इंडिया। इंडिया, हिंदुस्तान, आप जानते हो आपका देश, मेरा देश, सबका देश, हम लोगों का देश, इसीलिए मैंने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, अप विद इंडिया। हम लोग ये नारे बचपन में लगाते थे, याद है आपको? 15 अगस्त और 26 जनवरी की रैली, रिमेम्बर? जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं वैसे तो हम इंदिरा बोलते थे उस समय पर, यही वाला हमारा स्लोगन बताते थे लोग, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसे मतलब गांधी जी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। याद आई वो रैली? अरे यार वो रैली बड़े मतलब अच्छी तो थी, लेकिन मोहल्ले में से निकाल लेते थे वो हमारे, मतलब हम बिल्कुल एकदम ऐसे जाके अपना अजीब सा फीलिंग आता था, वो घूम रहे हैं। और एक रैली और बुरी होती थी, पल्स पोलियो वाली। कभी पार्टिसिपेट किया है? येलो वाली जैकेट पहना दी और पल्स पोलियो मतलब लगे पड़े, अजीब सा था वो, जो भी था बहुत अजीब था, इट वाज सो स्ट्रेंज। तो मैंने कहा कि सर अप विद हिंदुस्तान जिंदाबाद, अप विद इंडिया। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। अगले में क्या लिखा हुआ है? डाउन विद चाइना। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। हाँ नहीं, कोई भी देख रहा हो देख लो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है। चाइना को हम डाउन विद करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि सर डाउन विद चाइना। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्ग लिव इंडिया, इंडिया अमर रहे, यानी कि मैं रहूं ना रहूं देश रहे, इसी को बोलते हैं लॉन्ग लिव इंडिया। क्या बोलेंगे? कभी कभी हम सामने वाले को एक तरह की ब्लेसिंग देते हैं कि भगवान करे कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोलोगे? इसी तरह से मैंने इंडिया के लिए बोला कि इंडिया मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग लिव इंडिया। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। उसके बाद डोंट क्रैम अदरवाइज पैरट, दो वर्ड और मिले आपको। क्रैम माने भी रटना होता है, पैरट माने भी रटना होता है, क्योंकि पैरट माने तोता भी होता है, तो तोते को आप बोलते भी हो रट्टू तोता। रिमेम्बर? कभी कभी हमारे घर में भी बोल देते थे कि हम एक पेज का आंसर याद कर रहे हैं, हम जो अबे रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। देखिए तोता है, अगर पैरट है तो पैरट को एक वो भी बोला गया है। अगर आप किसी से कहते हो कि रट्टो मत, तो इंग्लिश में बोलते हैं डोंट पैरट। क्या बोलोगे? या फिर क्या बोलोगे? डोंट क्रैम। क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि मैं क्रैम कर रहा हूँ, आई एम क्रैमिंग। क्या बोलूंगा? मैं लेक्चर सॉरी मैं चैप्टर को क्रैम कर रहा हूँ, आई एम क्रैमिंग द चैप्टर। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, तो कह रहा यस सर आई हैव क्रैम्ड ऑल द सिलेबस, आई हैव
crammed all the syllabus. बिल्कुल सही। और पैरट की सेकंड फॉर्म पैरटेड, थर्ड फॉर्म भी पैरटेड होती है। मैंने पैरट के अंदर आईएनजी लगाया तो पैरटिंग हो गया। मैंने कहा व्हाई आर यू पैरटिंग, क्या बोलूंगा? स्टॉप पैरटिंग, स्टॉप क्रैमिंग, स्टॉप क्रैमिंग। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि सर रटो मत, डोंट क्रैम, क्या बोलेंगे? वैसे आप बताइए, डू यू क्रैम? आई डोंट क्रैम, क्या बोलूंगा? और कभी कभी आई नीड टू, समटाइम्स सर आई नीड टू क्रैम, समटाइम्स। बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा कि ये नंबर रट लो, क्रैम दिस नंबर, क्या बोलोगे? फिर से बोले। मैंने कहा ये एड्रेस रट लो, तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो। अपना अकाउंट नंबर रट लो। हाँ, क्रैम योर अकाउंट नंबर, क्या बोलेंगे? आगे लिखा हुआ है डोंट फ्लॉग द डेड हॉर्स, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। सुना होगा आपने, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े कभी? मतलब आज जो बात हो रही है, मुद्दा आज की बात का नहीं है, झगड़ा पुरानी किसी बात पे हो रहा है। नहीं, झगड़ा होता अभी चालू है आज की बात से, लेकिन होते 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 पुरानी बातें बजने लगती हैं उसमें। इसी को बोलते हैं कि देखो यार, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, डोंट फ्लॉग द डेड हॉर्स, क्या बोलेंगे? फ्लॉग। हाँ, डोंट फ्लॉग द डेड हॉर्स, क्या बोलेंगे? अगर आप इसमें इसको एक्शन बनाते तो फ्लॉग उठा लीजिए। मैंने कहा क्या तुम उखाड़ते हो गड़े मुर्दे? डू यू? फिर से बोलो। मैंने कहा आई फ्लॉग द, मैंने कहा ये बुरी आदत है, इट्स अ बैड हैबिट, क्या बोलेंगे? स्टॉप फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, क्या बोलोगे? उसके आगे 20th नंबर पर लिखा हुआ है आग में घी छोड़ना, आग में हवा डालना। समझ गए आप? मामला पहले से गरमाया हुआ है, तुम और जाके आग में घी डाल के आ गए। समझ गए इस बात को? ऐसे डायलॉग को हम बोलते हैं कि यार आग में घी मत डालो वरना आग और जलेगी। इसकी का मतलब डोंट फैन द फ्लेम। फ्लेम लपटे होती है, फैन माने हवा करना होता है। और आपने देखा भी होगा कि अगर आंखों में हवा करता हूं तो वो और ज्यादा जलेगी और लपटों के साथ। तो मैंने कहा कि सर डोंट फैन द फ्लेम, क्या बोलूंगा? अच्छा पूछ लेता हूँ, ज्योति, डू यू फैन द फ्लेम? अंशु, ईशा, सॉरी, डू यू फैन द फ्लेम? You don't fan the flame. Do you fan the flame? I don't fan the flame. You don't fan the flame. Sometimes? Never. तो मना कर दो, I never fan the flame. Very good. फैन का मतलब होता है हवा करना। जैसे कई बार बत्ती चली गई, इन्वर्टर भी डाउन है, तो आप कोई चीज गत्ता वत्ता उठा के अपने आप को हवा कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम फैनिंग माई सेल्फ, क्या बोलूंगा? फिर से बोले। फैन का मतलब समझ रहे हैं? भाई फैन माने होता तो पंखा ही है। ऐसे बहुत सारे यंत्र होते हैं जो कि नाम के साथ साथ वर्ब भी होते हैं, जैसे फैन, लॉक, लॉक एक ताला भी होता है, तो ताला लगाने को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक बोलते हैं। ऑयल, ऑयल यानी कि केमिकल होता है, लेकिन तेल लगाने को भी क्या बोलते हैं? ऑयल। जैसे शैम्पू, शैम्पू एक केमिकल होता है, लेकिन शैम्पू करने को भी हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं अपने बालों में शैम्पू करता हूँ रोजाना, आई शैम्पू माई हेयर एवरी डे, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। आई ऑयल माई हेयर एवरी डे, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। मैंने कहा कि मैं दरवाजे को लॉक करता हूँ, आई लॉक द डोर, क्या बोलूंगा? फिर से बोले। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बोला कि सर मैं अपने आप को हवा करता हूँ, आई फैन माई सेल्फ, क्या बोलूंगा? फिर से बोले। फिर से बोले। बिल्कुल सही। अब मैंने पूछ लिया अबे क्यों हवा कर रहा है, वाई आर यू फैनिंग, क्या बोलूंगा? मैंने कहा यार गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट या आई फील हॉट, क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े अब। उसके बाद लिखा हुआ है 21st पर Where there is a mark there is a brass. Where there is a mark there is a brass. बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। आप एक काम करें, देयर इसको क्या बोलेंगे? इधर देयर इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। अब सबको मिलाते हैं, इसको पहले पहली वाली क्लॉज को मिलाते हैं। Where there is a mark there is a brass. Where there is a mark there is a brass. Where there is a mark there is a brass. Where there is a mark there is a brass. मक माने होता है कूड़ा करकट और ब्रास होता है पीतल। वो कहते हैं कि गुदड़ी के लाल, सुना कभी आपने? गुदड़ी के लाल को जाकर बेच देते हैं, वो उन्होंने एक अवसर ढूंढ लिया। यानी कि कूड़े में से भी अवसर ढूंढ लेना, इसी इडियम को बोलते हैं वेयर देयर इज अ मार्क देयर इज अ ब्रास। क्या बोलेंगे?
यानी कि कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बेकार है लेकिन दूसरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं where there is a mug there is a brass। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि नेवर टेक एनीथिंग यूजलेस, नेवर टेक एनीथिंग यूजलेस। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती, बस उसका थोड़ा सा यूज कम हो जाता है, बट दैट्स नॉट यूजलेस। मैंने एक मूवी देखी थी, इट वाज आई थिंक फालतू, एक मूवी आई थी कोई फालतू नाम की बॉलीवुड में, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, नथिंग इज यूजलेस बट यूज्ड लेस। इस पूरे डायलॉग को समझो, नथिंग इज यूजलेस, कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं होती, बट यूज्ड लेस, उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। कोई भी चेयर को आप रखिए, आज डिस्कवरी देखते हो आप, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो आप, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें बताया जाता है कि कूड़े से किस तरह से नई नई चीजों को बनाया जा सकता है। इवन क्राफ्ट के अंदर भी ऐसी चीजें आने लगी हैं कि भाई कोई भी चीज बेकार नहीं है, आप उससे चाहें तो कोई नई चीज का आविष्कार कर सकते हैं, बना सकते हैं। एम आई राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि सर नथिंग इज यूजलेस बट यूज्ड लेस। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही। तो वेयर देयर इज अ मग देयर इज अ ब्रास। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हो, A watched pot never boils। ये बड़ा अच्छा इडियम है, A watched pot never boils। कहते हैं कि कभी कभी हम सफलता का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि मैं सफल होऊंगा होऊंगा होऊंगा, और सफल नहीं हो पाता। जानते क्यों? बिकॉज यू आर वॉचिंग इट। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी चीज को निरंतर देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। जैसे अगर फूल को खिलता हुआ देखने की आपकी ख्वाहिश है और आप देखते रहोगे तो वो फूल नहीं खिलेगा, वो आपको ऐसा लगेगा यार खिल ही नहीं रहा बदतमीज। और जहां तुम आधा पौन घंटे इधर उधर हो गए, अरे देख के तबाह हो गया आप। ऐसी सूरज के साथ होता है, जब डूबने का इंतजार करते रहोगे ये डूबेगा डूबेगा तो नहीं डूबेगा, और जरा सा इधर मुंह करके उधर देखो, अरे बहुत डूब गया, ऐसे निकलने का इंतजार। तो अगर आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो वो उसको पाने में आपको समय लग सकता है, विलंब हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। क्या बोलेंगे? मतलब इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो, लिव इट फॉर द टाइम बीइंग। क्या बोलोगे? फिर से बोले, लिव इट फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है थोड़ा समय, वैसे आप वाइल भी बोल सकते हैं, लिव इट फॉर अ वाइल। क्या बोलोगे? फिर से बोले। कहते हैं कि जिंदगी में जब कुछ अच्छा ना हो तो कभी कभी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो अटकी रहती हैं, सम थिंग्स आर स्टक। तो बेहतर है कि कई बार उनका पीछा करना छोड़ दीजिए, और जब पीछा करना छोड़ दोगे तो वो हो सकता है थोड़े समय बाद वो रिजॉल्व होकर वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस उस जगह से ध्यान हटा लीजिए। कई बार मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे सेड दिस सर आई वांट टू बी दिस एंड आई वांट टू बी दैट, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस, बन नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दिमाग कहीं और लगाओ। ऐसे ही मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एसएससी एंड ऑल मैनी थिंग्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कई सारी तैयारियां तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसमें उन्होंने जीना छोड़ दिया। बस उनको ये लगता है कि बस केवल तैयारी 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 तैयारी, और बस कुछ नहीं बचा लाइफ में। बस जब रिजल्ट आएगा, बस रिजल्ट आने के बाद अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई तो अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो वो डिजेक्टेड हो जाते हैं। और डिजेक्टेड होने का नतीजा क्या होता है? अब वो ना तो यूपीएससी तैयार कर रहे हैं और ना ही वो आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजेक्शन में चले गए। तो भैया कुछ ना कुछ साथ साथ करते रहो, ताकि वहां पर सफलता नहीं तो एक जगह तो सफलता साथ साथ मिलती रहे आपको। इसीलिए कहा जाता है किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देने का मतलब वो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर होती चली जाएगी। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। क्या बोलेंगे? यार जो हो रहा है होने दो ना, लेट इट गो। क्या बोलेंगे? विद द फ्लो, लेट इट गो विद द फ्लो। क्या बोलेंगे? अब भैया कॉमन सी बात है कि हवा जिस तरफ रुख करे उस तरफ बहना सीख लो। लेट इट गो विद द फ्लो, इसका मतलब ये होता है कि वो कहते हैं अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसका मतलब होता है चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। सुना होगा आपने? नहीं सुना? इसका मतलब ये होता है कि तुम गलत हो सब जानते हैं, लेकिन अपने आप को सही साबित करने से तुम पीछे नहीं हटते हो। What happened?
अच्छा, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड. No, sir. यस. हाँ, कम बैक. तो मैंने कहा कि सर चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से न जाए. इसका हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ऑन दिस. अच्छा, फिर ठीक है. यस. हाँ, कम बैक गाइस. अभी मैं पढ़ा लूँ. यस, कम बैक. तो अ लेपर्ड चेंज, अब लेपर्ड कांट चेंज इट्स कलर. क्या बोलेंगे? अच्छा, कलर भी हो सकता है, स्पॉट्स भी हो सकता है, दोनों सेम है. अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स कलर, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स. इसका मतलब यह है कि तुम गलत हो, सब जानते हैं, लेकिन तुम सही साबित अपने आप को कर रहे हो. लेकिन मुझे पता है कि जब कोई ऐसा मौका आएगा तुम अपना रंग फिर से दिखाओगे. ऐसे ही बोलते हैं, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट. क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही. आगे देखिए, लिखा हुआ है हिज रेपुटेशन इज ऑन द वेन. क्या लिखा हुआ है? इसका ऑन द वेन एक इडियमेटिक वे है. कितने लोग जानते हैं ऑन द वेन? किसी चीज में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगना. डेप्रिसिएशन होता है हिराश हिंदी में, और शुद्ध में हम शुद्ध में तो हिराश बोलते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल में बोलते हैं किसी चीज में कमी होना. उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे कम हो रही है. हिज रेपुटेशन इज ऑन द वेन. क्या बोलोगे? अगर आप कहना चाहते हो कि सर उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऑन द वेन की जगह आ जाएगा ऑन द वैक्स. क्या आ जाएगा? हिज रेपुटेशन इज ऑन द वैक्स. क्या बोलोगे? फिर से बोले. दोनों इडियम बड़े अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा. इडियमेटिक वे में बोलना है. खाली रेपुटेशन की बात नहीं होती है, बहुत सी चीजें. मैंने कहा भाई उसकी गुडविल धीरे धीरे कम हो रही है. हिज गुडविल इज ऑन द वेन. क्या बोलेंगे? या हिज गुडविल इज ऑन द वैक्स. क्या बोलूंगा? अब जैसे चांद के लिए आप बोल सकते हो कि चांद धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. चांद का बढ़ना, चांद का घटना, ये सब लोग जानते हैं कि मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं. साइंटिफिक तरीका है ये अपना पूरा. भैया पृथ्वी जिस तरह से चल रही है चलेगी. तो मैंने कहा कि द मून इज ऑन द वेन. क्या बोलूंगा? या द मून इज ऑन द वैक्स. क्या बोलूंगा? यानी कि किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना. कम होना है तो ऑन द वेन. क्या बोलोगे? और अगर बढ़ना है तो क्या बोलोगे? ऑन द वैक्स. क्या बोलोगे? बिल्कुल सही. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. He reached in the nick of time. In the nick of time, how many of you know that? In the nick of time होता है एन मौके पर. एन मौका यानी कि एन मौके पर पहुंचना किसी का. जैसे हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट, बिल्कुल एन मौके पर पहुंचा. He reached in the nick of time. क्या बोलेंगे? जैसे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पुलिस समय पे पहुंच गई. भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड. क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड. क्या बोलते हैं? पुलिस रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम. क्या बोलेंगे? वरना क्रिमिनल भाग गया होता. क्रिमिनल वुड हैव फ्लेड अवे. फ्लेड अवे बताया था? नहीं सर, वो बताया था ना, जरूरी थोड़ी है हम इस्तेमाल करें उसे, हैं? वो हमने बेच दिया परसों. हाँ, क्रिमिनल वुड हैव फ्लेड अवे. क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही. तो मैंने कहा कि सब पुलिस समय पे पहुंच गई. पुलिस रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम. क्या बोलूंगा? डॉक्टर समय से पहुंच गया. डॉक्टर रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम. क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि भगवान का शुक्र है, गॉड फॉरबिड. क्या बोलेंगे? मैं आ गया. फिर से बोले. In the nick of time. Thank God. God forbid I came in the nick of time. Otherwise, what you would have done, no one knows. तुम क्या कर गए होते, कोई नहीं जानता. In the nick of time. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. He is a man of letter. क्या बोलेंगे? कितने लोग जानते हैं he is a man of letter? ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो मैंने आपको सामने लिखे ना. मैंने आपको बताया idioms, phrases, कॉमन स्ट्रक्चर्स एज वेल एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. कई बार एक पूरा वाक्य एक छोटे से वर्ड को डेडिकेटेड होता है. ही इज अ मैन ऑफ लेटर. इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्कॉलर है, एजुकेटेड है, विद्वान है, उसे हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर. क्या बोलेंगे? कई बार हम लोगों को इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं. मैंने कहा कि यू जस्ट मीट हिम. हु इज ही? ही इज अ मैन ऑफ लेटर. डोंट यू नो अबाउट हिम? He is a man of letter. क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही. मैंने कहा who is he? He is the professor of that college and he is a man of letter. He has got so many prizes and so many awards and he is going for
पद्मश्री ऑल्सो। हंसने वाली क्या बात है, जान ही सकते हो कि पद्मश्री के लिए हाथ दो गई। हाँ, तो मैंने कहा ही इज अ मैन ऑफ लेटर। क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कि एपीजे साहब वाज द मैन ऑफ लेटर, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब वाज अ मैन ऑफ लेटर। एक इसी का अपोजिट होता है जिसे हम बोलते हैं एक तुच्छ व्यक्ति, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या बोलते हैं? आप में से किसी ने जो बीच बीच में मैंने बताया कुछ लिखा नहीं है ना? फिर कैसे जज करोगे कि सर आपने जो जो बताया था हमें याद रहेगा? वीडियो मुझे पता था, विल बी हैविंग द वीडियो। यस, हाँ, तो मैंने कहा कि सर जी वो एक तुच्छ इंसान है, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या बोलेंगे? अब क्या हुआ, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, जैसे हम एकलव्य की बात करें, एकलव्य की बात करें तो एकलव्य किनके पास गया था शिक्षा लेने के लिए? द्रोणाचार्य के पास। लेकिन द्रोणाचार्य का एक उसूल था कि वो एक राजघराने के परिवार को ही शिक्षा प्राप्त कराते थे, ऐसा ही था कुछ? क्यों उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी? क्योंकि उन्होंने उसको उस समय तुच्छ समझा, उन्होंने उस समय उसको तुच्छ समझा। लेकिन he was not a man, he was not a man of straw, he was a man of letter, and finally he came to know that। द्रोणाचार्य को ये पता भी चला, अंगूठा एकलव्य ने ही दिया था। यासन दैट मीन्स कि भाई मेरे पास अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दक्षिणा नहीं तो मैं कुछ आपको भेंट करना चाहता हूं। उसने भेंट किया। देन फाइनली ही केम टू नो एंड ही रियलाइज्ड कि दैट ही इज नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ लेटर, जिसे हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर, यानी कि वो एक विद्वान व्यक्ति था। एकलव्य जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करता था, जो भील होते हैं, भील जानते होंगे आप, एक भील कम्युनिटी होती है जो आदिवासी जेनेटरी थी उस समय की, और ये भीलों ने ही पृथ्वीराज चौहान को भी सिखाया था आंखों पे पट्टी बांधकर बाण चलाना। ये उन्हीं के पास विद्या थी और किसी के पास ये विद्या थी ही नहीं, ये केवल भीलों को ही पता था। अर्जुन को भी ज्ञान देने वाला ही एक भील था। अर्जुन के बाद ज्ञान देने वाले ज्ञान जिसको मिला वो पृथ्वीराज चौहान, जो कि हमारे कलयुग के थे, जो कि आप जानते हो जिनके बारे में, जिन्होंने क्या नाम है, किसको मारा था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को आंखें नहीं थी उनकी, लेकिन बस केवल इंस्ट्रक्शन से, केवल और केवल इंस्ट्रक्शन से तीर चला दिया और उसको मार गिराया। कुछ चीजें हैं जो इतिहास की हैं और आज भी हमें मोटिवेट करती हैं। तो नेवर ट्रीट एनीवन अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, नेवर ट्रीट एनीवन अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या बोलोगे? दैट कैन टर्न इनटू बी अ मैन ऑफ लेटर, दैट कैन टर्न इनटू बी अ मैन ऑफ लेटर। वो एक विद्वान भी साबित हो सकता है जिसको आप एक तुच्छ इंसान समझ रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द फॉक्स टर्न्स, कोई जानता है? अनुयायी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, सुना है ये? इसका मतलब यह है कि भैया तुमने इतने पाप कर लिए और अब मंदिर जाकर फायदा क्या? अब तुमने इतने पाप कर लिए, गंगा जी पे डुबकी लगाने से फायदा क्या? इसी को बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और इंग्लिश में बोला जाता है अ फॉक्स टर्न्स मॉम। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। बिल्कुल सही। टर्न्स आ रहा है तो एक चीज क्लियर है कि सर आप इसको ईडी भी दे सकते हैं, क्योंकि टर्न्स ये वर्ब का काम कर रही है। अ फॉक्स टर्न मॉन्क। क्या बोलेंगे? भाई तुमने 4 क्राइम कर लिए, 4 बार तुमने लोगों का मर्डर किया, 4 मर्डर कर चुके हो और उसके बाद कह रहे हो कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो क्या वो तुम्हारी ड्यूटीज थी? क्या वो तुम्हारी ड्यूटीज थी? देखिए, किसी की हत्या और किसी का वध, दोनों में फर्क होता है, आप भी जानते हैं। वध जो होता है, आप जानते हो कि वध में और हत्या में क्या फर्क है। आपने किसी की हत्या कर दी, दैट मीन्स यू आर अ क्रिमिनल। लेकिन वध जो अब कलयुग में नहीं होता, लेकिन एक समय पहले होता था, अगर आपने कुछ अच्छे के लिए किसी को मारा है तो वो हत्या नहीं, वो क्या कहलाता है? आप भी जान है, वॉरियर। बिल्कुल सही, बस कॉमन सी बात है, वो कहलाता है वध, जिसे हम बोलते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, नाम सुना ही होगा आपने। तो ये सारे के सारे जो हुए, भाई रावण का भी वध हुआ,
हत्या नहीं बोली जाएगी, वो वध कहलाएगा। अगर आप बात करें कि भाई कंस का वध हुआ, हत्या नहीं कहलाई जाएगी वो। बाकी अगर कोई इसमें आर्ग्यूमेंट करता है तो तसल्ली से करेंगे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अभी तो क्लास में, बाद में भी कर सकते हैं हम इसमें आर्ग्यूमेंट। लेकिन आप एक चीज उचित तरीके से जानते हो कि हत्या और वध में फर्क होता है। एम आई राइट? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि भैया तुम जो है ना 900 चूहे खा के और कह रहे हो कि भाई मैं तो अब मॉन्क बन जाऊंगा। द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, क्या बोलेंगे? या हो रही है तो द फॉक्स टर्निंग मॉन्क, क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहां पर थोड़ा टंग ट्विस्ट हुआ। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सुना होगा? भगवान के घर देर है। देखिए छोटे बच्चे कुछ चीजों को सुनते हैं, कुछ को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि भैया उनके सामने किसी ने कहावत बोली नहीं कि भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किसने सुनी है कहावत? हाथ खड़े करो। अरे वाह, आधे से ज्यादा सामाजिक है क्लास में। कभी कभी हमारा जो सक्सेस होती है ना वो अटक जाती है। वी आर नेवर फेल्ड। वो कहते हैं ना कि पीपल व्हेन दे, हाँ, most of the people they say that sir I am just rejected because of my failure। मैंने कहा you are not failed but success is delayed only। आप फेल्ड नहीं है, आपकी सक्सेस डिले हो चुकी है। चाहे वो साल भर बाद मिल जाए आपको, 2 साल, डिपेंड करता है आपके सोचने के ऊपर। एक तरीका ये है कि अब ये सोचो यार आई एम फेल्ड, आई कैन डू एनीथिंग नाउ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या फेल होने के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? घर के ही तो बंद होते हैं। घर के बंद होते हैं वो भी कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद खुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि यू आर नॉट फेल्ड बट सक्सेस इज ओनली डिलेड, यानी कि आपकी सक्सेस थोड़े समय के लिए बट डिले हो गई है। कभी ये ना सोचे कि आप फेल है। इसी का मतलब है कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, रिजल्ट मिलेगा जरूर। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, क्या बोलेंगे? गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू इन्वेस्ट, लेट इट गो फर्स्ट। हाँ, नाउ स्पीक इट अप। मतलब तो क्लियर हो रहा होगा? कभी कभी हम कुछ चीजों में, मतलब कहते हैं ना कि हम कुछ चीजों में बिना पैसा लगाए भी, एक हिंदी में कहावत सुनी होगी आपने, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग भी चोखा आया। किसने सुना है ये? हल्दी लगे ना, वो गुनी कह रही है, मैंने भी सुना है। हल्दी लगी न फिटकरी रंग भी चोखा आ गया। इसका मतलब होता है टू इन्वेस्ट नथिंग एंड गेन एवरीथिंग। मतलब मैंने कुछ लगाया नहीं लेकिन रिजल्ट मुझे बहुत मिल गया। ऐसे ही जीरो इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस होता है कबाड़ी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे कबाड़ी वाले हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। राइट? तो इट्स बेटर टू बी कबाड़ी वाला। व्हाई टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड डिफेंस एंड ऑल? Prepare for being a kabadi wala. You need not to prepare for that also. You have to have a bori only, and bori and also a torch. एक टॉर्च भी चाहिए जो सुबह में जरूरत होती है ना, ऐसे टॉर्च मार के बोतल कहाँ पर पड़ी हुई है, तो बकेन इकट्ठी करनी है। उसके बाद जब आपके पास पैसा अच्छा हो जाए, पैसा तुम्हारे पास अच्छा हो भी जाएगा कबाड़ी वाले का काम करके, लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे अब कोई और बिजनेस करता हूँ कबाड़ी वाले नहीं, तुम उसी बिजनेस को बढ़ाना चालू कर दोगे। यार जब कुछ लगा नहीं, इतना आ गया, तो सोचो अगर मैं लगा दूंगा तो कितना आएगा। कबाड़िए का बिजनेस बहुत अच्छा होता है नहीं? और वैसे तो ये कहा जाता है यार कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, काम होता है। एम आई राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस। यस और नो? हाँ तो यस। नहीं, वो अलग होता है ना, वो कूड़े वाला कबाड़ी वाला। आप थोड़ा ज्ञानी ज्यादा बन गए। हाँ, गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल। सुना होगा आपने? अरे गाना नहीं सुना तुमने? अरे यार रोज मैं जब इधर लाल दरवाजे की तरफ सुबह सुबह कभी निकल जाऊं तो वहां पे तो वो जो गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, तो वो यही गाना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सुना है? हाँ, तो चलिए मैंने कहा कि सर टू इन्वेस्ट नथिंग एंड गेन एवरीथिंग। अब इसमें मैं टू, देखिए टू लिखा हुआ है, टू यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। टू का मतलब होता है एक वर्ब दे रहा है वो आपको अपने आगे। जैसे मैंने कहा कि सर मैंने कोई पैसा नहीं लगाया लेकिन मुझे मिला बहुत कुछ। आई इन्वेस्टेड नथिंग बट गेन्ड एवरीथिंग। आई इन्वेस्टेड नथिंग बट गेन्ड एवरीथिंग, या आई इन्वेस्टेड नथिंग एंड गेन्ड एवरीथिंग। मैंने कुछ लगाया नहीं लेकिन मिला बहुत कुछ। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। भाई मछली पालन का होता है, आप भी जानते हो। मोती का बिजनेस होता है, जो सफेद मोती आप जानते ही होंगे,
जो सीपी पर्ल्स बिजनेस जो होता है, बहुत पैसा है, करोड़ों का पैसा होता है, लेकिन बस वही चीज़ है कि इसके लिए आपको जगह चाहिए। हालांकि सरकार आपकी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन फिर भी दिमाग, स्पेस, पेशेंस। भाई मोती एकदम से थोड़ी कि आज लगाया और कल मोती निकालने पहुंच गए, पेशेंस भी तो चाहिए उसके लिए, उसमें पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो कॉमन सी बात है कि भाई मैंने कुछ नहीं लगाया लेकिन मुझे मिला बहुत कुछ। आई इन्वेस्टेड नथिंग बट गेन एवरीथिंग, बट गेन एवरीथिंग। अब पहले थोड़ा सा लिखो, ये ऊपर वाली चीजें जो जो मैंने बताई थी उनमें कुछ चीजें रह गई हैं। सबसे पहले तो एक सेंटेंस लिखो, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। लेटर तो आप लिख चुके हो, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। लिखेगा द मून इज ऑन द वैक्स, W, W, the moon is on the wax, the moon is on the wax, यानी कि चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है, चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कोई ऐसी चीज, was but never was up with, down with, may you love may you live long, may you live long, may you live long, भगवान तुम 200 साल जियो, may you live long, have you? Yes, sir. इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, to be gratified. कभी आपने सुना है कि कभी कभी हम एक सेंटेंस बनाते, पढ़ गई आत्मा को तसल्ली। अब Yes, sir. है, डांट पढ़वा के आत्मा को तसल्ली मिल गई अब तुम्हें। तो इंग्लिश में बोलते हैं नाउ आर यू ग्रेटिफाइड, नाउ आर यू, या फिर नाउ यू आर ग्रेटिफाइड। क्या बोलेंगे? नाउ यू आर ग्रेटिफाइड। क्या बोलेंगे? देख ले मेरी डांट पड़ गई है। नाउ सी आई हैव बीन स्कोल्डेड, नाउ सी आई हैव बीन स्कोल्डेड। मैंने कहा अब उसकी आत्मा को ठंडक मिल गई है। ही इज ग्रेटिफाइड नाउ। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। मैंने कहा कि सर आई हैव गॉट माय रिजल्ट एंड आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन माय रिजल्ट, नाउ फाइनली आई एम। तो यहाँ पर टू बी ग्रेटिफाइड का मतलब होता है जब हमारी आत्मा को तसल्ली मिल जाती है। और लास्ट में दो और लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है मेरे को भूख लग रही है, पेट में मेरे चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूदते नहीं है लेकिन बोला जाता है आई फील पैंग ऑफ हंगर। क्या बोलते हैं? ममता बोल के बताएंगी। पैंग ऑफ हंगर, पैंग ऑफ हंगर, पैंग ऑफ हंगर। ओते मैया जी बैठ जाओ। आई फील पैंग ऑफ हंगर। क्या बोलूंगा? और मैं भूखा हूं बहुत ज्यादा, आई एम फेमिश्ड। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। जब बहुत तेज भूख लगती है तो आप बोल देते हैं भैया मैं बहुत भूखा हूं, आई एम फेमिश्ड नाउ। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी सेंटेंसेस हैं आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। यस नो सर? अच्छा मन में चल रहा हो सर आपका काम पढ़ाना, देखो बकवास बिल्कुल ना करना है। हम जो करेंगे वो हमें करने दो, आपका जो काम था आपने किया ना। यस चलिए ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, सी यू टिल देन, बाय बाय। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन।